इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू फॉर एसएससी एमटीएस। तो एसएससी एमटीएस में जो पिछले साल एसएससी एमटीएस 2022 हुई है, इसमें इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, भारतीय संविधान से जो सवाल पूछे गए हैं वो एमसीक्यू इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज 2 हाउसेस इन इट्स स्टेट लेजिस्लेचर। तो देखो, हमें जैसे पता है कि हमारा केंद्र सरकार जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहां पे आप देखते हो लोकसभा एक है और दूसरा कौन सा है, राज्यसभा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 2 हाउस है, लोकसभा, राज्यसभा। इसी तरीके से जो हमारे राज्य है, जो हमारी स्टेट है, इनमें से कुछ ही स्टेट में, सभी स्टेट में नहीं, कुछ स्टेट में 2 हाउस है। कितने हाउस है? 2 हाउस। कौन कौन से? एक है लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा को बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। हिंदी में बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा, ठीक है, विधानसभा। और लेजिस्लेटिव काउंसिल को बोलेंगे विधान परिषद। तो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल 2 हाउसेस होते हैं राज्यों के लिए, स्टेट के लिए। लेकिन याद रखो, सभी स्टेट के लिए ही नहीं है। इंडिया में प्रेजेंट में टोटल 6 ऐसे राज्य है, टोटल 6 ऐसे स्टेट है जिसमें आपको दोनों हाउस मिलेंगे। लेजिस्लेटिव असेंबली भी मिलेगा और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी मिलेगा, सिर्फ 6 राज्यों में। बाकी राज्यों में आपको सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा मिलेगा। ठीक है, तो कौन कौन से वो 6 राज्य है? तो नाम मैं जैसे बता रहा हूं ना, आप इस तरीके से याद रखो तो आपको याद रहेगा। यूपी बिहार है ना, तो यूपी बिहार में आपको 2 हाउसेस मिलेंगे, ठीक है, विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है, तो यूपी बिहार आप एक साथ नाम याद रखो। फिर नाम याद रखो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक टाइम में एक ही साथ था, बाद में अलग हुआ 2014 में, 2014 में। तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, कर्नाटका। आप देखोगे महाराष्ट्र कर्नाटका मैप में देखोगे ना, तो ये दोनों साथ में ही है ना, महाराष्ट्र है, उसके नीचे कर्नाटका है। तो इस तरीके से ये 6 राज्य है जिसमें आपको क्या मिलेगा, तो जिसमें आपको 2 हाउस, विधानसभा, विधान परिषद दोनों मिलेंगे। तो आंसर हो जाएगा यहां से ऑप्शन 2, महाराष्ट्र। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ इंडियन सिटीजन आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ऑफ मार्च 2022। आप बोलोगे मार्च 2022, ये तो पुराना क्वेश्चन है। पुराना क्वेश्चन नहीं, देखो एसएससी एमटीएस 2022 जो एग्जाम हुआ था ना, तो उसका ये क्वेश्चन है। अगर यहां मार्च 2022 हटा करके अगर मैं इसको मार्च 2023 कर दूं, आंसर सेम है। आंसर क्या हो जाएगा? 11। अब थोड़ा सा फंडामेंटल ड्यूटी को समझो। फंडामेंटल ड्यूटी का आइडिया हमने लिया यूएसएसआर से, है ना। आपको पता होगा कि 1991 में यूएसएसआर नाम का जो कंट्री जो था, वो टूट करके वहीं से एक बड़ा सा कंट्री निकला जिसको बोलते हैं क्या, रशिया। रशिया एक समय में यूएसएसआर था, सोवियत संघ बोलते हैं। तो वहां से हमने फंडामेंटल ड्यूटी का आइडिया लिया, ठीक है। अब स्टार्टिंग में हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, तो उस समय कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं था। स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, तब किसी तरीके का फंडामेंटल ड्यूटी, है ना, मौलिक कर्तव्य नहीं थे। हमने इसे बाद में जोड़ा। कब जोड़ा? तो 42nd अमेंडमेंट करके, 42वां संशोधन करके। कौन से साल में? ईयर भी पूछा जाता है, 1976 में, ठीक है, ये भी सवाल पूछा गया एसएससी में। तो 1976 में 42nd अमेंडमेंट, 42वां संशोधन करके हमने टोटल 10 फंडामेंटल राइट जोड़े। कितने? 10। इसके बाद में हमने बाद में जाकर के एक और जोड़ा फंडामेंटल राइट, तो अभी प्रेजेंट में कितने हैं? 11 है। 76 में 10 जोड़ दिए थे। अब बाद में 86 नंबर अमेंडमेंट करके, 86 है ना, 86वां संविधान संशोधन करके हमने जो है वो 11 नंबर वाला भी ऐड कर दिया। तो फिलहाल में 11 है, याद रखना है आपको। और कॉन्स्टिट्यूशन में कहां मिलेगा आपको? तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 51, अनुच्छेद 51, 51A में आपको जो है फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट एमसीक्यू, Which article of Constitution of India provide equal protection of law and equality before the law? देखो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, कोई भी रिच पर्सन है, कि कोई भी उसका धर्म है, रिलीजन है, हम सभी कानून के सामने, जो लॉ जो है, इसके सामने बराबर है, इक्वल है। तो ये कैसे पता चलता है? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 14 में, आर्टिकल नंबर 14 में लिखा है राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी जो है, समानता का अधिकार जो है, ये हमारे आर्टिकल 14 में लिखा गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट ज्वाइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउस इन सर्टेन केसेस। जैसे मैंने आपको बताया कि लोकसभा राज्यसभा होती है, लोकसभा राज्यसभा होती है ना। तो कोई भी कानून बनने के लिए प्रोसेस क्या है कि वो पहले लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से पास होगा, फिर प्रेसिडेंट उसमें साइन करेंगे, तब जाके काम बनेगा।
या फिर इसको, या ऐसा भी हो सकता है कि राज्यसभा से पास होगा, फिर लोकसभा से पास होगा, और फिर जाकर प्रेसिडेंट साइन करेंगे, तब जाके वो कानून बनेगा, लॉ बनेगा। लेकिन किसी कारण से मान लो लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से हो ही नहीं रहा पास, ठीक है, या फिर राज्यसभा से पास हो गया, लोकसभा से पास नहीं हो रहा है, ऐसे केस में एक हमारा एक प्रोविजन है, एक नियम है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्वाइंट सीटिंग, लोकसभा राज्यसभा के जो एमपी जो है उनको साथ में बैठा सकते हैं, उसको ज्वाइंट सीटिंग बोलते हैं, और फिर वहां पे उस कानून के ऊपर डिस्कशन किया जाए, विचार किया जाए, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है ये हमारे आर्टिकल नंबर 108 में, अनुच्छेद 108 में, 108 में जो है वो दिया गया है, याद रखना है। याद रखना है, ज्वाइंट सीटिंग बहुत नॉर्मल नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत बार होता है, कुछ भी हो जाए, थोड़ा सा भी अगर कोई लॉ पास नहीं हो रहा है तो ज्वाइंट सीटिंग करवा लो, ऐसा नहीं। आज तक, है ना, इंडिया के आजाद होने के बाद आज तक बस 3 बार ही ज्वाइंट सीटिंग बुलाया गया है। सबसे लास्ट में जो ज्वाइंट सीटिंग बुलाया गया था ना, वो 2002 में बुलाया गया था। तो आप समझ सकते हो कि ये ऐसा नहीं कि लगातार किए जाते हैं, ठीक है, बस 3 बार ही हुआ है ज्वाइंट सीटिंग। और ज्वाइंट सीटिंग जब होगा तो आपको पता है कि लोकसभा में जब मीटिंग होती है, लोकसभा जब चलता है, तो लोकसभा का जो सभापति, जो स्पीकर जो होता है, वो होता है चेयरपर्सन। इसी तरीके से राज्यसभा में जो वाइस प्रेसिडेंट, जो उपराष्ट्रपति होता है, वो होता है वहां पे सभापति, है ना। लेकिन जब ज्वाइंट सीटिंग होगा तो उस समय कौन वहां पे अध्यक्ष होगा, तो ज्वाइंट सीटिंग जब होगा तो उस समय जो चेयरमैन जो होगा वो होगा लोकसभा का स्पीकर, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, लोकसभा का जो स्पीकर जो है वो बनेगा क्या, आपका ज्वाइंट सीटिंग के टाइम में जो है वो हेड बनेगा, है ना, अध्यक्ष बनेगा, याद रखना है आपको ये। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, Which of the following article of Indian Constitution state about application of directive principle? तो पहले तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल, बहुत बार इसको डीपीएसपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, ये बोलते हैं। तो अनुच्छेद निर्देशक सिद्धांत, है ना, राज्य का निर्देशक सिद्धांत हिंदी में बोलेंगे। तो ये क्या है, पहले ये समझो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में है कहां। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के, अनुच्छेद 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक, 51 तक आपको डीपीएसपी मिलेगा। डीपीएसपी है क्या, तो डीपीएसपी में क्या लिखा गया है कि किसी जो राज्य जो है, जो गवर्नमेंट, जो सरकार जो है, उसको क्या करना चाहिए। डीपीएसपी में, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये बातें लिखी गई है कि राज्य की सरकारों को, केंद्र की सरकार को, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। अगर सरकार वो नहीं करती है तो ऐसा नहीं कि आप उसके ऊपर जाके केस कर दोगे, ऐसा नहीं है, लीगली बाइंडिंग नहीं है ना, कानूनी रूप से बाध्य नहीं है सरकार वो करने के लिए, लेकिन सरकार को ऐसा, सरकार से ऐसी अपेक्षा रखी जाती है कि गवर्नमेंट को वो करना चाहिए। ये बात लिखी गई है डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, आर्टिकल 36 से 51 तक, ठीक है। तो यहां पे एप्लीकेशन कहां कहां पे अप्लाई करेंगे डीपीएसपी, है ना, तो कहां ये बातें लिखी गई है आर्टिकल 37 में। तो आर्टिकल 37 में बताया गया है कि कहां कहां पे हम लोग डीपीएसपी को अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एक एक्स नाम का आदमी है ना, बच्चा है, 10 साल की उम्र है, ठीक है, अब वो मान लो फैक्ट्री में काम कर रहा है, 10 साल का बच्चा एक फैक्ट्री में काम कर रहा है। तो बताना है आपको कि उसका कौन सा संवैधानिक अधिकार, कौन सा फंडामेंटल राइट उसका वायलेट हो रहा है ना, का हनन किया जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कौन सा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आपको याद रखना है हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24, ये दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, समझो। आर्टिकल नंबर 23 में बताया गया है कि किसी बच्चे को जिसकी उम्र 14 साल से कम है ना, ठीक है, तो वहां पे देखो ये, अच्छा 14 वाला छोड़ दो, पहले पहले 23 को समझो। तो आर्टिकल नंबर 23 में बताया गया है कि आप किसी भी पर्सन को फोर्स लेबर नहीं करवा सकते हो, है ना, जबरदस्ती उससे मजदूरी करवाना नहीं करवा सकते हो, ये गलत है। ये अगर ऐसा कहीं पे हो रहा है तो उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, फंडामेंटल राइट वायलेट हो रही है, तो फोर्स लेबर नहीं होगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, है ना, आपको पता है कि बहुत सारे लोगों को किडनैप करके उनके शरीर के अंगों के लिए या उनको बेच देते हैं या उनको कहीं कुछ और गलत कामों में लगा देते हैं। तो ये सभी चीजें जो है गलत है, ये बातें लिखी गई है आर्टिकल नंबर 23 में, अनुच्छेद 23 में। आर्टिकल नंबर 24 में यह लिखा गया है कि किसी बच्चे को जिसकी उम्र 14 साल से कम है, 14 ईयर से कम है, उससे किसी भी तरीके की जो खतरनाक काम है, जो थोड़ा सा डेंजरस वर्क, हजार्डियस वर्क है, कैसा, जैसे फैक्ट्री में काम कर रहा है, माइन में काम कर रहा है, खदानों में काम कर रहा है, इस तरीके की काम को वहां पे उनसे नहीं करवाया जाएगा अगर किसी की उम्र 14 साल से कम है। तो ये बातें आर्टिकल 24 में लिखी गई है, याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू,
देखो जो भी एमसीक्यू हम लोग कर रहे हैं ना, ये सभी आपके एसएससी एमटीएस 2022 जो एग्जाम जो हुई है वहां से मैंने लिए हैं, ठीक है। ये सभी इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एमसीक्यू है। और जब आप एमसीक्यू एग्जाम देने जा रहे हो एसएससी एमटीएस 2023 या फिर एसएससी एमटीएस 2024, तो यहां से आप काफी सारे कॉमन क्वेश्चन आप पाओगे। तो इसीलिए ये सभी का आंसर आपको याद रखना है, सिर्फ एसएससी नहीं, दूसरे एग्जामों के लिए भी। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाई। तो प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? तो बड़ा आसान है, कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो क्या इसका मतलब यह है कि प्रेसिडेंट जिनको चाहेगा उसे प्राइम मिनिस्टर बनाएगा? ऐसा नहीं है। सिस्टम क्या है मैं समझाता हूं। लोकसभा की जब इलेक्शन होती है, तो लोकसभा के इलेक्शन में जैसे आप देखोगे तो हमारा मैक्सिमम कितने एमपी बन सकते हैं? तो 552, है ना, 552। अब अभी देखोगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर साल 552 ही जाए, ठीक है। तो अभी इस साल आप देखोगे तो टोटल जो है, आप देखोगे आपको गवर्नमेंट बनाने के लिए एक नंबर है ना, टोटल जो सीट है उसका 50% से ज्यादा सीट आपके पास होना चाहिए। तो अभी जो प्रेजेंट सरकार चल रही है, गवर्नमेंट चल रही है, तो इनके पास 272 से ज्यादा सीट है, 272। मतलब 272 से ज्यादा जो एमपी जो है वो एक पार्टी से बिलोंग करते हैं, एक पार्टी से डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब ये जो एमपी है, मान लो कोई इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में एक एक्स नाम की पार्टी है, ये एक्स नाम की पार्टी के 300 लोग जीत गए, है ना, 300 लोग जीत गए। तो ये 300 लोग आपस में मिलकर डिसाइड करेंगे कि हमारे में से किसे पीएम बनाना है। तो ये लोग आपस में मिलकर डिसाइड करेंगे कि हाँ ठीक है, चलो कोई एक्स वाई एक्स नाम का आदमी है, इसको पीएम बना दो। और ये बात वो लोग प्रेसिडेंट को बता देंगे। अब प्रेसिडेंट इस एक्स पर्सन को क्या बनाएगा? पीएम बनाएगा, प्रधानमंत्री बनाएगा। तो ऐसा नहीं कि पीएम जो है प्रेसिडेंट अपनी मनमानी करेगा, है ना। प्रेसिडेंट जो है वो किसे बनाएगा? जिसके बारे में ये 300 लोग बात करेंगे। और जब ये एक्स आदमी जब पीएम बन जाएगा, तो ये क्या करेगा? ये फिर प्रेसिडेंट को बताएगा कि मेरे जो 300 लोग हैं इसमें से ये बताएगा कि चलो ये एक वाई नाम का आदमी को डिफेंस मिनिस्टर बनाओ, रक्षा मंत्री बनाओ, फिर जेड नाम का आदमी को कपड़ा मंत्री बनाओ। इस तरह से जो है मंत्री वगैरह जो है वो बनाए जाते हैं, ठीक है। देखो एक चीज मैं बताऊं, कोई भी अगर डाउट कंफ्यूजन हो ना ये समझने में, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम का, वहां जुड़ के आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। द फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। जो फंडामेंटल राइट है, जो मौलिक अधिकार का जो हम लोग जो फॉलो करते हैं, सिद्धांत जो फॉलो करते हैं, ये हमने कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से लिया है? तो आंसर है जो आयरलैंड, है ना, आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी आयरलैंड नहीं, यूएसए, अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो है वो फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट लिया है, अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। आयरलैंड से तो हमने डीपीएसपी लिया है, जो थोड़ा देर पहले डीपीएसपी हमने देखा था ना, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो हमने आयरलैंड से लिया है। और अमेरिका से क्या लिया है? तो अमेरिका से हमने जो है फंडामेंटल राइट वाला सिस्टम लिया है, ठीक है। फंडामेंटल राइट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां मिलेगा आपको? तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक आपको फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा, ठीक है। और याद रखो, अगर किसी भी पर्सन का, किसी का भी अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। और ये छूट आपको आर्टिकल नंबर 32 देता है। अनुच्छेद नंबर 32 में, अनुच्छेद 32 में यह बताया गया है कि किसी भी अगर आदमी का, किसी पर्सन का अगर मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील कर सकता है। आप चाहो तो हाई कोर्ट भी जा सकते हो। हाई कोर्ट जाने के लिए आर्टिकल नंबर 226 आपको ये ताकत देता है। देखो आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, ये सारी बातें बताई गई है हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, अमित वांट्स टू कंटेस्ट लोकसभा इलेक्शन। तो अमित को लोकसभा इलेक्शन में चुनाव लड़ना है, कंटेस्ट करना है। सो व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी दैट ही कैन कंटेस्ट? तो देखो मान लो, आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है? जो निर्वाचन का जो चुनाव क्षेत्र जो होता है, जहां पे इलेक्शन होते हैं, अब वहां पे एमपी कंटेस्ट करते हैं, फाइनली एक पर्सन जीत के एमपी बनता है। तो मैं चाहूं तो एक एक्स नाम का जगह से एमपी बन सकता हूं, और मैं चाहूं तो वाई नाम का जगह से भी एमपी बन सकता हूं। मतलब आप चाहे तो एक बार में दो जगह से चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है, दो जगह से। तो दो जो है, टू ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, दो जगह से आप चाहे तो आप इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली हैज स्ट्रेंथ ऑफ डैश विद द एक्सेप्शन फॉर स्मॉलर स्टेट्स। तो देखो, जो राज्यों में जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, जो राज्यों में जो विधानसभा होता है, तो विधानसभा में भी तो कौन बैठते हैं? एमएलए। देखो आप बहुत लोग एमएलए एमपी में कंफ्यूज होते हैं। एमपी होते हैं
सेंट्रल गवर्नमेंट का, राज्य केंद्र सरकार का, जो कि लोकसभा राज्यसभा में बैठते हैं। और एमएलए कहां होते हैं? एमएलए आपके जो राज्य वाली स्टेट वाली गवर्नमेंट जो है, राज्य सरकार जो है वहां पे होते हैं। तो किसी राज्य में कितने एमएलए हो सकते हैं? मान लो बिहार राज्य की बात करें एग्जांपल के लिए, तो बिहार राज्य में कितने एमएलए हो सकते हैं? क्या 1000 एमएलए हो सकते हैं? ठीक है, तो आंसर इज नहीं। उसका एक लिमिट है। लिमिट कितना है? तो 60 से लेकर के 500, 60 to 500। तो चाहे बिहार जाओ, चाहे बंगाल जाओ, चाहे उड़ीसा जाओ, चाहे गुजरात जाओ या तमिलनाडु जाओ, जो भी एमएलए जो होंगे वो एमएलए का नंबर आपको 60 से 500 के बीच ही मिलेगा। लेकिन हाँ, कुछ स्मॉलर स्टेट्स जो छोटे राज्य है, जैसे आप बात करते हैं मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, छोटे जो राज्य है, इनको छोड़ के इनके लिए अलग सिस्टम है। लेकिन जो बड़े राज्य है इनके लिए लिमिट क्या है? 60 से 500 तक। ठीक है, 60 to 60 से 500 तक। नेक्स्ट, राइट टू एजुकेशन वॉज एडेड एज अ फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन। तो जो पढ़ने का अधिकार है, 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों का क्या है? पढ़ने, ये मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि उनको एजुकेशन, पढ़ाई जो है वो मिलना चाहिए उनको। तो ये पहले से नहीं था हमारा, पहले से ये फंडामेंटल राइट नहीं था, बाद में जोड़ा गया। तो ये कब जोड़ा गया? तो 2002 में। ठीक है, 2002 में जोड़ा गया फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये एज याद रखना, 6 से 14 तक। ठीक है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एवरी लेजिस्लेटिव असेंबली of every state unless sooner dissolved shall continue for dash from the date appointed for its first meeting। मतलब समझाता हूं मैं कि किसी राज्य में इलेक्शन होती है, मान लो कर्नाटका में इलेक्शन हो रही है ना, चुनाव हो रहे हैं, कर्नाटका में इलेक्शन होके गवर्नमेंट बना। अब वो गवर्नमेंट कब तक चलेगा? अगर मान लो उस गवर्नमेंट के पास प्रॉपर नंबर है, गवर्नमेंट बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए प्रॉपर उनके पास एमएलए का सपोर्ट है, नंबर है, तो इनका जो टेन्योर चलेगा, जो इनका कार्यकाल चलेगा, वो 5 सालों तक चलता है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 5 ईयर के लिए चलता है। नेक्स्ट, हाँ, बीच में अगर मान लो एमएलए का सपोर्ट कम हो गया, मान लो गवर्नमेंट बनाने के लिए 100 एमएलए चाहिए और इनके पास 100 एमएलए है, गवर्नमेंट बना लिए, लेकिन 2 साल के बाद क्या हुआ कि 100 एमएलए में से 10 एमएलए जो है छोड़ दिया, पार्टी नाराज हो गए मान लो। ठीक है, तो अब एमएलए कितने हो गए? अब एमएलए 90 हो गए, 90 हो गए ना। अब तो अब क्या गवर्नमेंट चलेगी? नहीं, अब नहीं चलेगी, है ना। तो अगर नंबर आपके पास है तब 5 साल तक चलेगा, और उसके बाद फिर से इलेक्शन, चुनाव। द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाई, राज्य में जैसे देखो कंट्री के लेवल पे अगर बात करें तो प्रेसिडेंट सबसे ऊपर, तब जाके पीएम आता है ना। वैसे ही राज्य की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, संवैधानिक पद की बात करें तो सबसे टॉप पे कौन होता है? सीएम, चीफ मिनिस्टर नहीं, मुख्यमंत्री नहीं होता है, गवर्नर होता है। तो गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? तो गवर्नर किसी राज्य को अपॉइंट करने, किसी राज्य का गवर्नर को अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो हमारे राष्ट्रपति है, वो करते हैं। इनका एज क्या होना चाहिए? तो कम से कम 35 एज होना चाहिए। एक गवर्नर एक से ज्यादा राज्यों के गवर्नर बन सकते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि एक आदमी मान लो आसाम का भी गवर्नर है, बंगाल का भी गवर्नर है, हो सकता है ऐसा। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में कुछ नए नए गवर्नर की नियुक्ति हुई है, तो आप थोड़ा सा वो अपडेट कर लेना है, क्योंकि एसएससी एमटीएस 2023 एग्जाम देने जाओगे, कंफर्म्ड हूं मैं, वहां से सवाल आपका आएगा, तो वो थोड़ा अपडेट कर लेना। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो। Which of the following article under directive principle of state policy in Indian Constitution provides organization of village पंचायत? हमारे गांव में पंचायत होती है ना, विलेज में पंचायत होती है, तो ये विलेज में पंचायत होना चाहिए, ऐसा बात हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में पहले से है। जैसे मैंने बताया ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या होता है कि केंद्र को क्या, राज्यों को, सरकारों को, चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ये होता है ना। तो विलेज के बारे में, विलेज पंचायत के बारे में पहले से बातें लिखी गई थी। कौन से आर्टिकल में? तो आपको आर्टिकल 40 में मिलेगा, आर्टिकल 40 में मिलेगा, अनुच्छेद 40। देखो आर्टिकल जब मैं बोल रहा हूं ना, हिंदी में इसको अनुच्छेद बोलेंगे, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट, आर्टिकल 43B was inserted as a dash in Constitution of India। तो देखो मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया कि आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के आर्टिकल नंबर 51 ये किस चीज से बिलोंग करता है? आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 जो है, ये डीपीएसपी से रिलेट करता है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य निर्देशक सिद्धांत से ये ताल्लुक रखता है। तो यहां पे देखो 43B बोल रहा है ना, ये क्या चीज से हो जाएगा? देखो ऑप्शन 3 देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट आप वो तो मिलेगा 12 से 35 तक मिलेगा, आर्टिकल 12 से 35 तक मिलेगा। ठीक है ना। फंडामेंटल ड्यूटी आपको 51A में मिलेगा। देखो बहुत सारा अनुच्छेद के पीछे ना आपको A B C इस तरह की चीजें लिखी रहती है। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब ये होता है कि ओरिजिनली ये लॉ नहीं था, ओरिजिनली वो पार्ट नहीं था, बाद में उसको जोड़ा गया है, मतलब अमेंडमेंट करके
संशोधन करके उसको जोड़ा गया है, तभी जाकर के ए बी आ रहा है ना। क्योंकि देखो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी पहले से नहीं था, बाद में जोड़ा, इसलिए 51 ए। समझ में आ रहा है? तो ए बी सी डी ऐसे करके जोड़ते हैं, ठीक है, हिंदी में अ ब ऐसे करके जोड़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनलेस ही हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ। प्रेसिडेंट बनने का मन है तो आपकी एज होनी चाहिए 35 साल का एज होना चाहिए, आप इंडिया के नागरिक होनी चाहिए, ठीक है। अब प्रेसिडेंट की जब इलेक्शन होती है तो कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन वोट देते हैं? क्या नॉर्मल मैं आप आपके तरह लोग क्या वोट देते हैं प्रेसिडेंट के राष्ट्रपति चुनाव में? नहीं, हम लोग वोट नहीं देते हैं। तो कौन वोट देते हैं? तो आप याद रखो, लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर है, इलेक्टेड मतलब देखो लोकसभा में जो मेंबर जो चुनाव जीत के आए हैं वो लोग वोट देंगे। राज्यसभा में इलेक्टेड मेंबर, देखो नॉमिनेटेड वाले नहीं, नॉमिनेटेड वाले कौन? जैसे आपको पता होगा ना कि राज्यसभा में टोटल 12 लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है कि हाँ जाओ आप लोग जो है राज्यसभा के काम में आप लोग अपनी भागीदारी दो। तो वैसे वाले को तो नॉमिनेटेड बोलेंगे ना, कि उसको बस भेज दिया है, बिना इलेक्शन जीत के आए। तो वैसे का बात नहीं किया जा रहा है, इलेक्टेड वाले, तो लोकसभा के इलेक्टेड वाले, राज्यसभा के इलेक्टेड वाले, अब प्लस जितने भी जो राज्य है, इन राज्यों में जो विधानसभा है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड जो मेंबर है वो, प्लस हमारे जो यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी में से कौन कौन? दिल्ली और पुदुचेरी, बाकी यूनियन टेरिटरी नहीं। जो दिल्ली पुदुचेरी जो है, तो यहां का जो आपको जो मिलेगा, तो हमारे दिल्ली पुदुचेरी जो आप देखोगे यूनियन टेरिटरी, यहां पे आपको लेजिस्लेटिव असेंबली मिलेगा, तो यहां के जो लोग हैं ये लोग वोट देंगे, ठीक है, यहां के जो लोग हैं ये लोग वोट देंगे। अब आप बोलोगे सर जम्मू कश्मीर का क्या? तो हाँ, जम्मू कश्मीर का जो है अभी तो यूटी बना दिया गया है, तो वहां पे भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। तो ये लोग जो है वोट देते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट, विच फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन? तो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन, देखो हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है ना, तो दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन से, दुनिया भर के संविधान से जो अच्छी बातें जो है हमने उसको लिया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने संविधान में। तो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? तो वहां से हमने पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो ना संसद वाला जो सिस्टम है ना, लोकसभा राज्यसभा है ना, लोकसभा होता है, राज्यसभा, ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल है ना, हाउस ऑफ द स्टेट। तो ये जो चीज है ये हमने ब्रिटेन से लिया है। फंडामेंटल ड्यूटी मैंने पहले बताया यूएसएसआर से लिया है, रशिया से लिया है। फंडामेंटल राइट हमने अमेरिका से लिया है, यूएसए से लिया है। जुडिशियल रिव्यू ये भी हमने अमेरिका से लिया है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है इसके बारे में एक एमसीक्यू है, मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, according to Indian Constitution, no child below the age of dash years shall be employed to work in any factory, mine, engaged in any hazardous employment. किसी तरीके की खतरनाक काम फैक्ट्री माइन में 14 साल से छोटे बच्चे को आप नहीं करवा सकते हो। जस्ट हमने थोड़ा देर पहले देखा है ना, तो 14 ईयर हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, which schedule of Indian Constitution has provided related to union list? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको आर्टिकल मिलेगा, अनुच्छेद मिलेगा, अनुच्छेद 1 2 3 4 ऐसे मिलेगा। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ना, यानी कि अनुच्छेद के हिसाब से हमने बांटा है ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, ठीक है ना, आर्टिकल के हिसाब से। इसी तरीके से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जो है कुछ डिवाइड किया है शेड्यूल के हिसाब से, अनुसूची के हिसाब से। तो टोटल कितने अनुसूची है? 12। आज के प्रेजेंट डे में कितने अनुसूची है, कितने शेड्यूल है? तो 12 है कॉन्स्टिट्यूशन में। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय 8 था, बाद में हमने 12 कर दिया है। तो इसमें से ना जो इंपॉर्टेंट शेड्यूल है ना वो बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे आप तो 12 का 12 याद रखो, जो लेकिन थोड़े इंपॉर्टेंट वाले हैं ना वो बार बार पूछे जाते हैं, तो उसका थोड़ा सा आपको याद रखना है। मैं आपको बताता हूं, हमारा जो 7वां शेड्यूल है, 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल में यह बताया गया है कि स्टेट, ठीक है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिवीजन कैसे होगा। एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं। मान लो कि हमारे जो फॉरेस्ट है, जो वन है, जंगल है, जंगल के बारे में कोई कानून बनाना है, तो ये जंगल के बारे में कोई कानून बनाना है तो कौन बनाएगा? क्या राज्य सरकार बनाएगी कानून कि केंद्र सरकार बनाएगा? ठीक है, मान लो हमारे स्कूल, हमारे कंट्री में शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन से रिलेटेड कानून बनाना है, लॉ बनाना है, तो कौन बनाएगा? केंद्र सरकार कि राज्य सरकार? तो ये चीजें जो है पहले से तय होती है। तो ये चीजें का लिस्ट दिया गया है, जिसको ऐसे मैटर, ऐसे टॉपिक जिनके ऊपर केंद्र सरकार सिर्फ कानून बना सकती है, लॉ बना सकती है, तो उन टॉपिक को रखा गया है यूनियन लिस्ट में। क्या में? यूनियन लिस्ट में। तो यूनियन लिस्ट में जो टॉपिक है ना, उन टॉपिक के ऊपर सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार नहीं, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाएगी।
इसी तरीके से एक स्टेट लिस्ट भी होता है। स्टेट लिस्ट में जो टॉपिक है इसके ऊपर कौन कानून बनाएंगे? केंद्र सरकार नहीं, केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकार। और एक और होता है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है। तो ये जो लिस्ट है, कहां है ये लिस्ट? तो ये लिस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में मिलेगा आपको, समझ में आया? फिर 8th शेड्यूल है। 8th शेड्यूल में आपको मिलेगा, हमें पता है ना, टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेज यूज होती है ना, शेड्यूल लैंग्वेज यूज होती है। तो वो जो कौन कौन से लैंग्वेज है, तो वो 8वीं अनुसूची में दी गई है, 8th शेड्यूल में दिया गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से 9th शेड्यूल में आप देखोगे तो जमींदारी सिस्टम को खत्म किया, वो उसके बारे में है। 10th शेड्यूल में जो है बहुत सारे एमपी एमएलए क्या कर सकते हैं, एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाएंगे, फिर दूसरे से तीसरे पार्टी में जाएंगे, तो इसको रोकने के लिए जो है वो 10th शेड्यूल में दिया गया है। 11वां शेड्यूल 11th शेड्यूल में हमारे पंचायत के बारे में दिया गया है, पंचायत सिस्टम जो होता है गांवों में। अब 12वां शेड्यूल 12th शेड्यूल में हमारे शहरों में जो म्युनिसिपैलिटी होती है ना, ठीक है, तो वो 12th शेड्यूल में उसके बारे में दिया गया है। तो ये याद रखो कौन सा शेड्यूल कौन से टॉपिक से रिलेट करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, Which article of Indian Constitution state that no person shall be prosecuted and punished for the same offense more than one? मान लो आपने चोरी किया और आपको सजा मिल गया 1 साल का, आपको जो भी कोर्ट है, कोर्ट ने सजा आपको 1 साल के लिए दे दिया। बाद में कोर्ट में कोई नए जज आ गए, वो बोले कि नहीं इसने तो बहुत सारे पैसों का चोरी किया है, इसको 1 साल नहीं, इसको 5 साल का सजा करो। ऐसा हो सकता है? नहीं। आपको आपके काम के लिए, आपने जो क्राइम किया है, आपने जो भी ऑफेंस किया है ना, उसके लिए आपको एक बार सजा मिल चुका है, आपको दोबारा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कहां पे लिखा है? तो आर्टिकल 20 में, हमारे आर्टिकल 20 में ये बताया गया है कि एक अगर आप क्राइम करते हो तो उसके लिए एक बार ही सजा मिलेगा, बार बार नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 20 में एक और बात दी गई है, वो भी आपको याद रखो। मान लो अभी जैसे 2023 है, ठीक है, और मान लो आप किसी एग्जाम में चीटिंग करते हो, एग्जाम में आप चीटिंग कर रहे हो, तो प्रेजेंट में एग्जाम में चीटिंग कर रहे हो तो आपको बस एग्जाम से निकाल दिया, लेकिन आपको कोई सजा नहीं मिला। 2023 में आपको मान लो कोई सजा नहीं मिला, बस आपको एग्जाम से निकाल दिया, आपको एग्जाम देने नहीं दिया, लेकिन आपको जेल वेल में आपको नहीं डाले, फॉर एग्जाम्पल। अब मान लो 2025 में गवर्नमेंट ने देखा कि एग्जाम में तो बड़ी चीटिंग हो रही है, तो गवर्नमेंट ने 2025 में गवर्नमेंट ने मान लो एक कानून बना दिया कि अब से एग्जाम में कोई भी चीटिंग करेगा तो 2 साल के लिए जेल भेजेंगे। तो गवर्नमेंट, आपने भी तो ये वाला क्राइम किया था, लेकिन कानून बनने से पहले किया था ना, कानून तो 2025 में बना, आपने 2023 में एग्जाम में चीटिंग किया मान लो, तो इसका मतलब क्या है कि क्या गवर्नमेंट आपको ढूंढेगी कि आपने 2 साल पहले क्राइम किया था तो अब तो नया कानून आया है कि 2 साल आपको जेल जाना होगा? कैसा होगा? आंसर इज नो। आपने जब क्राइम किया तो उस समय में वैसा कोई कानून नहीं था, तो वो आपके ऊपर लागू नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी आर्टिकल 20 में मिलेगा आपको। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रियम्बल ऑफ इंडिया? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला आप देखोगे, सबसे पहला जो पेज आप जो बोलोगे वो क्या है? प्रस्तावना, प्रियम्बल, है ना, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है हमारे संविधान का, ठीक है। तो हमारे उस प्रियम्बल में कुछ जो है सेंटेंस लिखे गए हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसे करके आप देखोगे, वो रीड करोगे, बहुत सारे बुक के स्टार्टिंग में अब आपको देखने को मिल जाएगा प्रियम्बल, संविधान का जो प्रस्तावना बोलते हैं इसको। तो इसमें से आपको क्या वर्ड देखने को मिलेगा, कौन सा नहीं देखने को मिलेगा? तो आपको एरिस्टोक्रेसी देखने को वर्ड नहीं मिलेगा, नहीं तो प्रस्तावना में लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस जो है ये सब वर्ड देखने को मिलेगा आपको। एक और बात याद रखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 वर्ड बाद में जोड़े गए, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में, प्रस्तावना में कौन कौन से वर्ड, वो वर्ड ध्यान रखो। एक तो सोशलिस्ट, सोशलिस्ट वर्ड पहले से नहीं था, बाद में जोड़ा गया। सेक्युलर, ठीक है, सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, है ना, तो धर्मनिरपेक्ष जो है ये भी पहले से नहीं था, बाद में जोड़ा गया। और इंटीग्रिटी, तो ये 3 वर्ड जो है वो बाद में जोड़े गए हैं, याद रखना है आपको, क्योंकि ये भी पूछा जाता है, ठीक है। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे प्रियम्बल में, प्रस्तावना में बाद में जोड़े गए हैं, ओरिजिनली नहीं था। आर्टिकल 280 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में बात करता है? आर्टिकल 280। तो आर्टिकल 280 बात करता है फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है ये समझो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप जब रीड करोगे ना, तो वहां पे एक प्रॉपर आपको आर्टिकल मिलेगा जहां पे फाइनेंस कमीशन के बारे में लिखा गया है हमारे संविधान में। आप अगर संविधान को पढ़ोगे तो फाइनेंस कमीशन के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी मिलेगी। तो हम लोग संविधान को, हम लोग जो है प्रॉपर जानकारी अगर मिलेगी तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो फाइनेंस कमीशन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है।
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करोगे तो इलेक्शन कमीशन जो चुनाव आयोग है इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगा, तो मतलब वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कहीं पे भी नीति आयोग के बारे में जानकारी नहीं मिलेगा। जो नीति आयोग है उसके बारे में कहीं पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल नहीं है, तो क्या उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलेंगे? नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब वो बॉडी है ना, वो निकाय जो कि जिसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, आर्टिकल में है। तो फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया है कौन सा आर्टिकल में? तो आर्टिकल 280। क्या करता है फाइनेंस कमीशन? तो हमको पता है कि हमारे जो गवर्नमेंट है, सरकार जो है, इसको काफी सारे पैसे मिलते हैं टैक्स के थ्रू और भी अलग अलग थ्रू, अलग अलग, जैसे मान लो बिजनेस जो है गवर्नमेंट का, सरकारी जो बिजनेस होता है उसके थ्रू। तो ये सब पैसों का बंटवारा होता है कि केंद्र सरकार कितना लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना लेगी, राज्य सरकार है ना जो स्टेट गवर्नमेंट है ये कितना लेगी। तो ये बंटवारा कैसे हो पैसों का, है ना, तो ये सब जो है फाइनेंस कमीशन के थ्रू होता है, ठीक है, वित्त आयोग के थ्रू होता है। अगला एमसीक्यू, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान जो है ये एक डॉक्यूमेंट, ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको लगातार समय के हिसाब से बदलना पड़ता है। मतलब उसमें बदलाव करने होते हैं, चेंजेस करने होते हैं, और ये चेंज करने को ही क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट। हिंदी में बोलेंगे संशोधन, है ना। तो ये संशोधन करने की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया जो है, जो प्रोसीजर जो है, ये हमने कहां से लिया है? तो ये हमने सीखा है साउथ अफ्रीका के संविधान से, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा आर्टिकल में? याद रखना आर्टिकल 368 जो है वो काम आता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। ऑल्दो कुछ और दूसरे आर्टिकल में भी आता है, लेकिन 368 बस एक बार के लिए आप याद रखो कि 368 के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेजर चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट, एबोलिशन ऑफ टाइटल कम्स अंडर। तो एबोलिशन ऑफ टाइटल, आपको पता होगा कि पहले के टाइम में बहुत सारे लोगों के नाम के सामने जो है बहुत सारे टाइटल, राजा महाराजा दुनिया भर के टाइटल जो है लगते थे, है ना, नाम के आगे आपने आपको दिखाते थे कि बहुत बड़े हैं। लेकिन ये अगर कोई टाइटल, कोई एक्स नाम का आदमी अपने नाम के आगे कोई बड़ा सा टाइटल यूज करता है, वाई नाम का आदमी के सामने कोई टाइटल मान लो नहीं है, तो ये एक्स वाला आदमी टाइटल होने के कारण अपने आप को दिखाएगा देखो हम तो इतने बड़े हैं। तो ये सिस्टम को जो है हमारे संविधान में बताया गया है कि ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। तो इसको खत्म कर दिया गया है, एबोलिशन ऑफ टाइटल। कोई टाइटल, कोई जो है उपाधि वगैरह धारण नहीं होगा, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि ये जो है राइट ऑफ इक्वालिटी, समानता के अधिकार के विरुद्ध है। लेकिन हाँ, कुछ टाइटल आप यूज कर सकते हो। किस तरह के टाइटल? मान लो आप कोई एकेडमिक टाइटल यूज करते हो। एकेडमिक टाइटल बोलने का मतलब है, मान लो आप डॉक्टर बन गए तो आप अपने नाम के सामने डॉक्टर लगा रहे हो, है ना। आपने मान लो आप जो है इंजीनियर बन गए तो ईएनजी अपने नाम के सामने लगा रहे हो। तो इस तरीके की जो टाइटल जो होती है ना, ये आप लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि ये एकेडमिक टाइटल है ना, शिक्षा व्यवस्था के थ्रू आपने ये टाइटल को पाया है, तो ये लगा सकते हो। या फिर अगर आप मान लो मिलिट्री में हो, तो आप मान लो मेजर हो तो आप अपने नाम के सामने मेजर लगा सकते हो। लेफ्टिनेंट कर्नल हो तो कर्नल हो तो कर्नल लगा सकते हो। तो ये सब ये लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि मिलिट्री में आपको वो टाइटल मिला है। तो याद रखना एकेडमिक वाला और मिलिट्री वाला वो टाइटल लगा सकते हो, लेकिन उसको अलावा छोड़ के वो राजा महाराजा नाम के सामने जो है वो सब श्री श्री और जो बहुत सारे टाइटल वगैरह काफी होते हैं ना, वो सब आप नहीं लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, राज्यसभा इज चेयर्ड बाय डैश वेयर एज लोकसभा इज चेयर्ड बाय। लोकसभा में जब मीटिंग होती है तो उसमें अध्यक्ष कौन होता है? सभापति कौन होता है? स्पीकर, है ना, स्पीकर। और राज्यसभा में तो वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। तो आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट हो जाएगा और लोकसभा में स्पीकर, सभापति जिसको बोलते हैं हम लोग। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट एमसीक्यू, पार्लियामेंट व्हाइल इन सेशन बिगिंस विद। जब पार्लियामेंट की सेशन स्टार्ट होता है, पार्लियामेंट जब शुरू होता है, तो जब पार्लियामेंट, मान लो आज पार्लियामेंट स्टार्ट हो रही है, सभी हमारे एमपी वगैरह जो है वो जाएंगे, तो सबसे पहले जनरली टाइम जो होता है वो होता है 11 बजे का, है ना। ऑल्दो इसमें बदलाव पॉसिबल है, चेंजेस पॉसिबल है, पर जनरली 11 बजे का, ठीक है। तो 11 पहला जो घंटा है, पहला जो घंटा है, 1 घंटा मतलब 11 से 12, पहला जो घंटा जो है इससे बोलते हैं हम लोग क्या? क्वेश्चन आवर। अब फिर 12 बजे के बाद में फिर जो है उसको बोलते हैं क्या? जीरो आवर। तो सबसे पहले क्वेश्चन आवर आता है और उसके बाद आता है जीरो आवर। ये जो मैं 11 बजे का टाइम बता रहा हूं ये एकदम परफेक्ट नहीं है, ठीक है। चेंजेस होते हैं, जैसे राज्यसभा का टाइमिंग को है चेंज करके 12 किया गया है, तो इसमें बदलाव होते हैं, याद रखना है आपको। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इंप्लाइज द प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, बेगर एंड अदर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर। जबरदस्ती किसी से मजदूरी करवाया जा रहा है, किसी को मार पिटाई करके उससे भीख मंगवाया जा रहा है,
है ना, या उसका ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया जा रहा है, किसी पर्सन को पकड़ के किडनैप करके बेच दिए उसके शरीर के अंग निकालने के लिए, या कुछ और कामों के लिए, गलत कामों के लिए, तो ये सब कुछ जो है गलत है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 23 में ये बताया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 23 में बताया गया है। तो ये कौन सा आता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में ये 23 और 24 आता है, तो जो 23 जो है वो इन सब टॉपिक से रिलेट है, ठीक है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्राइन्स द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। मैं जस्ट बताया ना, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में 23 और 24 आता है, ठीक है, 23 एंड 24 आता है, तो यहाँ पे 23 ऑप्शन है, 23 हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, which article of Indian Constitution state that the state shall endeavor to secure for citizen a uniform civil code throughout the territory of India। तो पहले तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है पहले ये समझो, फिर मैं आगे बताता हूं। देखो, मान लो किसी कंट्री में दो आदमी है, हमारे कंट्री में मान लो दो आदमी है, एक एक्स नाम का आदमी, ये दो आदमी है, मैं आदमी को ड्रॉ कर देता हूं, ये एक आदमी है, ये एक दूसरा आदमी है, ठीक है। मान लो पहला वाला जो आदमी है ना, इसका धर्म, इसका जो रिलीजन है ये क्या है, एक्स, एक्स नाम का कोई रिलीजन फॉलो करता है ये, और दूसरा जो पर्सन है ये वाई नाम का कोई धर्म रिलीजन फॉलो करता है। तो एक्स, ये पहला पर्सन और दूसरा आदमी का धर्म अलग अलग है, रिलीजन अलग अलग है। मान लो इन दोनों ने मर्डर किया है ना, किसी की हत्या कर दी, तो क्या दोनों को बराबर सजा मिलेगा कि अलग अलग? ये एक्स धर्म वाले को 10 साल सजा मिलेगा, वाई धर्म वाला जो है उसको 5 साल का सजा मिलेगा सेम क्राइम के लिए, ऐसा है नहीं, बराबर सजा मिलेगा। अगर इसे 10 मिल रहा है इसे भी 10, इसे 5, इसे भी 5, है ना, बराबर सजा है, कोई भेदभाव नहीं। तो कोई भी क्राइम अगर आप किया जाता है किसी के द्वारा, तो क्राइम के लिए जो सजा है वो बराबर है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो। लेकिन जो सिविल इश्यूज है, सिविल इशू का मतलब मान लो शादी से जुड़ा हुआ कुछ मामला है, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कुछ मामला है, तो वो एक्स वाले पर्सन का अलग है, वाई वाले पर्सन का अलग है। तो एक्स वाले पर्सन का अगर डिवोर्स वगैरह कुछ हो रहा है तो उस चीज को लेकर के जो भी कानून है वो एक अलग है, एक्स का अपना अपना जो धर्म के हिसाब से कानून है, और वाई वाले का अपना अलग कानून है। तो ऐसा इंडिया में फॉलो होता है ना। तो इंडिया में आप देखोगे कि जो सिविल इश्यूज है ना, जो क्राइम वाले इश्यूज में सब बराबर है, लेकिन जो सिविल वाले इश्यू जो है उसमें सब बराबर नहीं है। तो अलग अलग कुछ कुछ रिलीजन है उनके अलग अलग सिस्टम चलते हैं, ठीक है। तो इसको जो है खत्म करना है, पूरा कंट्री में बराबर हो, सिविल वाला जो लॉ हो वो भी बराबर हो, तो उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना, समान नागरिक संहिता। तो ये कहां लिखा है, तो ये हमारे डीपीएसपी में है, तो डीपीएसपी के आर्टिकल नंबर 44 में है ये, समझ में आ रहा। नेक्स्ट एमसीक्यू, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ, तो प्रेसिडेंट जो है वो कितने टाइम के लिए ऑफिस होल्ड करेंगे, तो ये होता है 5 साल के लिए, जनरली 5 सालों के लिए ये बनेंगे क्या, प्रेसिडेंट, है ना। फिर उसके बाद में फिर इलेक्शन होगा और फिर नए प्रेसिडेंट आएंगे। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताओ अभी हमारे प्रेसिडेंट का नाम क्या है, प्रेसिडेंट कौन है हमारे, अभी प्रेजेंट 2023 चल रहा है ना, 23 में बताओ प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है, देखो जो भी एमसीक्यू देख रहे हो ना, ये जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एमसीक्यू देख रहे हो या फिर इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू फॉर एसएससी एमटीएस 2023 या फिर एसएससी एमटीएस 2024, सिर्फ इतना नहीं, आप एसएससी सीजीएल एग्जाम दो, आप सीयूईटी एग्जाम दो, एफकेट एग्जाम दो, सभी में काम आएगा। तो ये सभी एमसीक्यू बहुत ही जबरदस्त है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा की बात हो रही है, लोकसभा, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं, ठीक है। shall consist not more than dash member to represent the union territory। हमारे लोकसभा में हाउस ऑफ पीपल में 552 मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने एमपी हो सकते हैं, 552, जिसमें से 530 हो आएंगे राज्यों से, स्टेट से, राज्य से, 20 एमपी आएंगे यूनियन टेरिटरी से, और 2 जो है ये होंगे एंग्लो इंडियन। अब ये एंग्लो इंडियन वाला जो सिस्टम है ना, ये मैं समझाऊं, एंग्लो इंडियन का सिस्टम अब खत्म किया जा चुका है, ठीक है। तो एंग्लो इंडियन का सिस्टम खत्म किया जा चुका है। एंग्लो इंडियन वैसे हो गया कि मान लो जिसकी मदर जो है वो इंडियन है, लेकिन उसका फादर जो है वो मान लो ब्रिटेन का है या यूरोपियन कंट्री बाहर का है, तो उनके जो बच्चे हुए, मतलब मदर इंडियन है एंड फादर जो है मान लो ब्रिटेन का है, यूके का है ना, तो वैसे लोगों को बोलेंगे एंग्लो इंडियन। तो एंग्लो इंडियन के 2 लोगों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता था, राष्ट्रपति भेजता था लोकसभा में, लेकिन इस सिस्टम को खत्म किया जा चुका है, ठीक है। तो यहां पे फिलहाल यूटी के लिए, यूनियन टेरिटरी के लिए कितने आते हैं, 20 ना, 20 ना, तो 20 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू, हाउ मेनी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट आर देयर अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान के हिसाब से, हमारे संविधान के हिसाब से टोटल 3 भाग होते हैं गवर्नमेंट के, कौन कौन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव,
जुडिशरी, कौन कौन? लेजिस्लेचर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे विधायिका, एग्जीक्यूटिव, है ना, तो लेजिस्लेचर को क्या बोलेंगे? विधायिका। विधायिका का काम क्या होता है? लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? कानून बनाना, लॉ बनाना। उसके बाद होता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव को बोलेंगे कार्यकारिणी, है ना, कार्यकारिणी। तो कार्यकारिणी क्या करती है? तो वो जो कानून बनाया है ना, उस कानून को इंप्लीमेंट करती है, लागू करवाती है। और उसके बाद होता है जुडिशरी, मतलब न्यायालय, जो कोर्ट वगैरह जो है। तो 3 भाग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे भारतीय संविधान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मतलब क्या होता है कि हमारे कंट्री में आप देखोगे, क्या पूरा का पूरा पावर केंद्र सरकार के पास ही है? क्या पूरा पावर, सारा पावर जो है क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है? ऐसा नहीं है ना। कुछ पावर केंद्र सरकार के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है ना। मैंने थोड़ा देर पहले बताया था ना, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये ऐसे कंट्री जहां पे ऐसा सिस्टम फॉलो होता है, मतलब कुछ पावर स्टेट के पास, कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वैसा सिस्टम को बोलते हैं फेडरलिज्म। तो हमारा फेडरलिज्म फॉलो होता है। देखो, इंडियन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। एज पर प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया क्या है? इंडिया है एक रिपब्लिक। हम लोग इंडिया को ऑफिशियली बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है? हमारे कंट्री का जो संविधानिक अधिकार, संविधानिक पद की बात करें, सबसे पहला, सबसे ऊंचा संविधानिक पद किसका है? तो वो है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का। क्या प्रेसिडेंट जो है वो, क्या प्रेसिडेंट के बाद में उसके बच्चे बनेंगे, उसके बच्चे बनेंगे प्रेसिडेंट? ऐसा है नहीं। प्रेसिडेंट है, वो जब चले जाएंगे 5 साल, उनके बाद जो है इलेक्शन होगा, नया प्रेसिडेंट आएगा, तो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। हमारे कंट्री में जो सबसे हेड है उनका चुनाव होता है। तो ये चुनाव हो, अगर चुनाव होके आ रहा है ना, तो वैसे उसको बोलते हैं रिपब्लिक। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। According to Constitution of India, there shall be Comptroller and Auditor General of India who shall be appointed by। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में एक कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल के बारे में बात किया जाता है ना, जो नियंत्रक महालेखक जो है उनके बारे में बात किया जाता है। तो इनकी अपॉइंटमेंट कौन करती है? तो इनका अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट, जो हमारे राष्ट्रपति है। ये क्या करते हैं? तो जो भी गवर्नमेंट के खर्चे हो रहे हैं, हिसाब किताब जो भी रख रहे हैं, वो सारा मैटर ये देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है, कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो वो पार्ट में से डायरेक्टिव प्रिंसिपल कौन से पार्ट में आता है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल आता है पार्ट 4 में। देखो, पार्ट 1, जब पार्ट 1 की बात करें तो वहां पे आता है कंट्री के बारे में कि इंडिया क्या है, स्टेट क्या है, इंडिया की स्टेट बाउंड्री कहां तक है, वो सब आता है। पार्ट 2 में हम लोग जो है नागरिकता, सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से करके पार्ट 3 में हम देखोगे फंडामेंटल राइट के बारे में बात करेंगे। अब पार्ट 4 में हम लोग जो है बात करते हैं किसके बारे में? तो डीपीएसपी के बारे में। पार्ट 4 के बारे में डीपीएसपी के बारे में बात करते हैं। अब पार्ट 4A, पार्ट 4A आप देखो, फिर उसके बाद में देखोगे कि हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये 4A छोड़ दो, ठीक है ना। तो पार्ट 4 समझ में आया, 4A। अब पार्ट 5 में फिर यूनियन के बारे में है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो अलग अलग पार्ट है। नेक्स्ट, the judiciary has the power to strike down particular law passed by the parliament if it believes that these are the violation of basic structure of constitution। तो basic structure पहले होता क्या, ये समझो। basic structure का मतलब होता है कि देखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो मूल संरचना है, जो मेन कोर आइडिया है, ये कभी नहीं बदलना चाहिए। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेसिडेंट है वो चुनाव होके आते हैं ना, तो क्या कल के डेट में ऐसा किया जा सकता है कि प्रेसिडेंट का चुनाव ना हो, अब प्रेसिडेंट के बाद में एक प्रेसिडेंट हट जाएंगे तो उनके जो बच्चे हैं वो प्रेसिडेंट बनेंगे, फिर उनके बच्चे बनेंगे? ऐसा तो ये नहीं हुआ जा सकता है, नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान का जो आत्मा जो है, हमारा संविधान का जो कोर आइडिया जो है, उसके खिलाफ है, जो ये मूल संरचना के खिलाफ है। तो ये जो बेसिक, इसको बोलेंगे बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है, अगर कोई सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रही है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसका नियम का पालन नहीं कर रही है, तो ऐसे कानून को जो है कोर्ट, जो जुडिशरी जो है वो खत्म कर देती है। और इसके लिए उनको पावर मिलता है जुडिशियल रिव्यू से। जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम हमने अमेरिका से लिया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट डील विथ प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। हमारे कंट्री में जो माइनॉरिटीज जो है,
है ना, चाहे भाषा के आधार पे जो माइनॉरिटी, या फिर धर्म के आधार पे, रिलीजन के आधार पर, रिलीजन के बेसिस पे जो माइनॉरिटीज जो है, तो इनको प्रोटेक्शन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स है, कुछ हमारे नियम दिए गए हैं। तो ये कौन सा है? एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट, ये मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द डायरेक्टिव, अच्छा ये क्वेश्चन तो हमने देख लिया था ना, विलेज वाला, है ना, आर्टिकल 40 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये पहले ही देख लिया था। तो एक काम करते हैं, इस एमसीक्यू वाली वीडियो को, इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी एमसीक्यू, है ना, जो ये पॉलिटी एमसीक्यू हम लोग जो देख रहे हैं, इसको यहीं तक रखते हैं। हमने क्या करा, तो हमने आपके एसएससी एमटीएस, जो जीके जीएस प्रिपरेशन में जो एसएससी एमटीएस पीवाईक्यू है, इंडियन पॉलिटी का जो पीवाईक्यू है, अब वो भी कौन सा पीवाईक्यू, आपका जो एसएससी एमटीएस 2022 जो हुआ है उसका पीवाईक्यू, तो उसको हमने कवर कर लिया है इस वीडियो में, है ना, तो उसको कवर कर लिया है। अभी इसके और 2 पार्ट आएंगे। देखो आप अगर नोटिस करोगे ना, तो इस पार्ट में मैंने सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एमसीक्यू बताया है। पार्ट 2 में भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एमसीक्यू होगा। आप पार्ट 3 में कुछ और दूसरे इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक है, पार्ट 3 में उसके बारे में बात करेंगे। सभी एसएससी एमटीएस पीवाईक्यू है, ठीक है, जो कि आपको काम देंगे। एसएससी एमटीएस 2023 एग्जाम आप जब दोगे ना, तो वहां आपको काम देंगे। तो कोई डाउट क्वेरी हो तो कमेंट करके बताओ मुझे। यहीं तक रखते, थैंक यू।